आपने खुद बड़े नहीं पैमाने दिखती है। पर जो है उन ओजीडब्ल्यूज़ को जो कि जो सो सरकार के अंदर थे अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो कि अलगाववाद ही नहीं बल्कि आतंकवादियों के सीधे सपोर्टर थे, उनको मदद देते थे, तो उनको बड़े पैमाने पर बर्खास्त किया, सिस्टम से निकाला। डिमांड जो है सो ख़ासतौर पे पॉलिटिकल गवर्नमेंट आने के बाद से ये फिर से शुरू हो गई है कि नहीं जी रिइंस्टेट किया जाए, ना जी ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई ना हो। क्या ये देखिए, मैं इस मामले में मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि उसका प्रोविज़न जब कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया तो उस पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बड़ी बहस हुई थी। और जो स्वतंत्रता आंदोलन के हमारे नेता थे, खासतौर से सरदार पटेल साहब और अनेक लोगों ने बात कही कि कुछ लोगों ने कहा था कि साहब इसकी ज़रूरत क्या है? तो सरदार पटेल साहब ने बड़ा बढ़िया उत्तर दिया था। और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के प्रशासन में इस तरह के काफ़ी तत्व आ गए थे। जो आप बात कह रहे थे कि शांति स्थापित करनी है, स्थायी रूप से खरीदनी नहीं है, तो कई बार शांति खरीदने में भी इस तरह के तत्वों को की मदद ली गई थी। प्रक्रिया थोड़ी टेढ़ी है, व्यक्ति की पहचान, पूरा राज्य बनाना, फिर वो कार्रवाई करना। तो कार्रवाई हुई है और कार्रवाई भविष्य में भी ऐसे लोगों को चिन्हित करके निरंतर होती रहेगी, क्योंकि सिस्टम में कोई ऐसा आदमी रहे जो राष्ट्रद्रोह कर सकता है या स्टेट के खिलाफ काम करे और वो भी इस स्तर पर, तो मुझे लगता है वो ठीक नहीं है और वो कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। आपने बताया कि जब आप जम्मू कश्मीर गए थे उपराज्यपाल के तौर पर, उस समय सारा का सारा फ़ोकस जो है सो कश्मीर पर था, ख़ासतौर पे वहाँ के टेररिज़्म को ख़त्म करने के लिए और इसीलिए जम्मू के इलाके में उतनी अधिक डिप्लॉयमेंट नहीं थी। लेकिन पिछले 1 डेढ़ साल से देखा जा रहा है कि जम्मू में लगातार जो है सो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, टेरर एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं। तो क्या एक प्रॉपर रीओरिएंटेशन जो है वह हो चुका है? और ख़ासतौर पे जो ओजीडब्ल्यूज़ की हम बात करते हैं, जो कि टेरर सिम्पैथाइज़र हैं, जो कि उनको सपोर्ट देते हैं, उनको क्रश करने में कितना समय लगेगा? ये अप्रोच एक 360 डिग्री का अप्रोच रहा है और एक वेल डिफाइंड तरीका रहा है कश्मीर में लड़ने का। ये सच है कि 15-16 सालों से जम्मू में शांति थी, तो स्वाभाविक रूप से सबका कंसंट्रेशन भी उधर था। लेकिन 1.5 साल नहीं, 2 ढाई सालों से 3 सालों से जम्मू में प्रयास हो रहा था और किसी स्तर पर मैं कह सकता हूँ कि शायद हम लोग भी भांप नहीं पाए कि इस स्तर का प्रयास है। लेकिन अब फोर्सेस भी, आसाम राइफल्स भी आ गई है, सीएपीएफ की डिप्लॉयमेंट हो गई है, पुलिस ने भी, जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी अपनी तैनाती उन इलाकों पर, हायर रिचेज पर जो पहले फोर्सेस हुआ करती थी वो विड्रा कर ली गई थी। तब मुकम्मल तैयारी हो गई है, कोऑर्डिनेशन भी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द जम्मू में भी वो स्थिति सामान्य हो जाएगी। एक एडवांटेज जम्मू में है कि जम्मू की जो आम पब्लिक है, जम्मू के जो लोग हैं, वो मैं समझता हूँ कि आतंकवाद को न प्रश्रय देना चाहते हैं और न कभी इस तरह की गतिविधियों में वहाँ की मास पॉपुलेशन इसके खिलाफ है। तो ये एक बड़ा कारण होगा जल्दी विजय पाने में। आपने कहा कि जो जम्मू कश्मीर की जो पॉपुलेशन है, मास पॉपुलेशन, वो खुद पीस की एक तरह से स्टेक होल्डर हो गई है। आपने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर होटल्स वगैरह खुल गए हैं, उसमें सारे लोकल लोग इन्वॉल्व हैं। टूरिज़्म जितना अधिक जो है सो डेवलप होगा, इंडस्ट्री जितनी डेवलप होंगी, लोकल लोगों को फ़ायदा होगा। ऐसे में जो बार-बार बात उठती है कि अगर जम्मू कश्मीर में एकमात्र अगर अनसेटल्ड कोई चीज़ है, तो ये है पीओके का वापस लेना। हमारे संसद के रिज़ोल्यूशन हैं, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने बात की, अमित शाह जी ने कई बार बात की। क्या आपको लगता है जो आपका अपना अनुभव है पिछले पौने 5 साल का जिसमें कि आपने लगातार ट्रैवल किया है और वो भी ट्रैवल बाय रोड जिसमें कि जम्मू कश्मीर के हर इलाके में गए। जम्मू कश्मीर में जिस तरह की प्रोग्रेस आप लोग करने में कामयाब रहे हैं, क्या जो है देर-सबेर पीओके के जो लोग हैं जहाँ पर इस बात के लिए आंदोलन लगातार चलता रहता है कि पाकिस्तान उनकी उपेक्षा करता है, वहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप है, एक नेचुरल माहौल बनेगा जब वहाँ पर ये देखिए, मूवमेंट मोटे तेज तौर होगा? पर पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है आज की तारीख में। वो हमारे पड़ोस का मसला हो, बलूच का मसला हो, आंतरिक समस्याओं से पाकिस्तान जूझ रहा है। वहाँ की जनता में अविश्वास, मैं समझता हूँ कि अपने पीक पर पहुँच गया है। अब हम लोग जहाँ हैं कश्मीर में, इधर भारत का हिस्सा है, उधर कश्मीर का है, अरे पाकिस्तान का। अब वो देखते हैं बेचारे और लिख भी रहे हैं, आर्टिकल भी लिख रहे हैं कि इस हिस्से में जहाँ मोदी जी का शासन है, वहाँ अस्पताल भी है, सड़क भी है, बिजली भी है,
डॉक्टर भी है, अस्पताल भी है, और वहाँ गेहूं और आटे के लिए लंबी लाइन लग रही। तो वहाँ के अनेक इंटेलेक्चुअल्स इस तरह के लेख लिखते हैं, मीडिया में भी आ रहा है। लेकिन जो बात आपने बताई कि गृह मंत्री जी ने या रक्षा मंत्री जी ने कही है, तो ये निर्णय और इस पर कोई राय भारत सरकार ही देगी। मेरी सीमाएं, मैंने पहले भी कहा कि मैं अपनी सीमाओं से वाकिफ़ हूँ, ट्रांसफ़र के मामले में भी और इस मामले में भी मैं अपनी सीमाओं से वाकिफ़ हूँ कि मेरा रोल क्या है। जो काम भारत सरकार का है वो भारत सरकार ही उस पर प्रतिक्रिया दे तो अच्छा रहे। लेकिन आपने सुरक्षा के मामले में कभी कोई सीमा नहीं रखी है। आपको मुझे लगता है पहले चेताया भी गया जब आपने बहुत ज़्यादा रोड जर्नी शुरू की, और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री भी वहाँ उतनी रोड जर्नी या पहले के गवर्नर करते थे जितनी आपने की। क्या कोई भय नहीं लगा? गृह मंत्री जी, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सिचुएशन पर बराबर ध्यान देते रहे हैं, निरंतर बैठकें करना, फीडबैक लेना। और दूसरा, जहाँ तक व्यक्तिगत सुरक्षा का सवाल है, तो जम्मू कश्मीर के एसएसएफ के लोग हमारी सुरक्षा में हैं। और ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी आपने देखी है ना, तो उसमें बाल्टी जो होती है लाल होती है, वो लिखा रहता है आग, और उस बाल्टी में होता है बालू। तो मुझे लगता है कि आग दिखने के लिए अंदर बालू होता है। आप 65 साल के हो चुके हैं ऑलरेडी। कई बार देखा गया कि, और खासतौर पे जहाँ पर भी ऐसे शहीद इस जिन्होंने तरह की की धमकियां उनकी आती हैं, तो ये बंदर घुड़कियों से डरना क्या है। पैदल भी आप कई जगह गए उन गाँव में जहाँ हाँ, पर कि लोगों मैं के गया था जहाँ कैजुअलिटी हुई तीन थी। बच्चे, शुरुआत में जब मैं नया नया गया तभी 3 गुजर लड़के थे जो सोपैया में इनकी मृत्यु हो गई थी, रजौरी के रहने वाले थे। उसमें जब जानकारी मिली कि उनके साथ गलत हुआ है, तो मैं प्रशंसा करूंगा आर्मी अफसरों का, और ख़ासतौर से बिपिन रावत जी का। उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। उससे आम जनता में एक विश्वास हासिल हुआ कि अगर गलत होगा तो आर्मी हो या फोर्स के लोग हों या पुलिस के लोग हों, ये गलत काम को प्रश्रय नहीं देंगे। और मैं बार बार कहता हूं कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत। ये आम आदमी का भरोसा जब रहता है, तभी इस तरह की लड़ाई आप जीत सकते हैं। तो आम आदमी का ये भरोसा बढ़ने का ही यह एक तरह से प्रतीक या फिर कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन है कि मुझे याद है कि जब आर्टिकल 370 जब ख़त्म करने की कवायद चल रही थी, तो उसमें महबूबा मुफ्ती का बयान था, और महबूबा मुफ्ती वो थी जिनकी सरकार जो है सो बर्खास्त हुई थी, और उसके बाद से जो है एक तरह से ये प्रोसेस आगे बढ़ी थी। उन्होंने कहा कि अगर आपने 370 ख़त्म किया तो जम्मू कश्मीर में कोई जो है भारत का तिरंगा लेकर घूमने को वाला नहीं मिलेगा। और उस कश्मीर में, और ख़ासतौर पे श्रीनगर में, अगर आप डल लेक पर देखें, चाहे रिपब्लिक डे का समारोह हो, इंडिपेंडेंस डे का हो, न सिर्फ तिरंगा बल्कि जो है लोग बड़े पैमाने पर पार्टिसिपेट करते हैं। इस चेंज को जो है आप कैसे देखते हैं? ये कैसे संभव हो पाया? मैंने पहले ही शुरुआत में कहा कि इंडियन स्टेट की अथॉरिटी जो है वो पूरी तरह जम्मू कश्मीर में, ख़ासतौर से वैली में इस्टेब्लिश हो गई। और जो तिरंगा यात्रा या बाकी कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय करता था, उसमें आपके मित्र जो है ये गवाह हैं, वो अनेक ऐसे स्थान, पुलवामा, शोपियाँ, 10-10 हज़ार लोग तिरंगा लेकर के निकले थे। डल के किनारे बड़ी संख्या में लोग निकलते थे। जब पहली बार 2021 में मैंने 15 अगस्त के पहले हर डिस्ट्रिक्ट में एक कंपटीशन कराया राष्ट्रगान को लेकर के, तो बड़ी संख्या में लोगों ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। और डिविजनल लेवल पर भी, और जो मेन फंक्शन होता था वहाँ बच्चों को बुला करके पुरस्कृत किया जाता था। धीरे धीरे मैं समझता हूँ कि 21, 22, 23, 24 ये संख्या लगातार बढ़ती गई, और तिरंगे की कमी पड़ने लगी थी। तिरंगा उठाने वालों की कमी मुझे कभी नहीं दिखी।